कहते हैं ना, लाइफ में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता। ये रील कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे आपने जरूर देखी होगी। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सीधा सीधा कुछ यहाँ है ही नहीं। और स्पेशली जब हम जियो पॉलिटिक्स में आते हैं तब तो सर एकदम सब कुछ उलट पुलट पलटा हुआ है। अब नजर ये आने लगा है कि ये जो दरार पड़ी थी, जो भारत पाकिस्तान के क्लैश के बाद में, और उस तरह के झूठे जो क्लेम्स अमेरिका ने किए थे, तो ये जो फ्रिक्शन आया था, ये जो दूरियां आई थी, क्या ये लाइन अब धुंधली पड़ने वाली है? क्या अब फिर से वही गलबैयां होगी, वही दोस्ती होगी, फिर कहा जाएगा अब की बार ट्रंप सरकार, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप? तो क्या चीजें पलट रही हैं, और क्या भारत उसी ट्रैक पे फिर से चला गया है जहां से हम कुछ समय पहले अपनी अच्छी किस्मत होने के कारण लौट करके आए थे? बात का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने तेजी से बढ़ते इस जियोपॉलिटिकल परिवार का। साथियों, बात ऐसी है कि जिस समय से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा हुई है, अमेरिका ने कोई एक ऐसा मौका भारत को ह्यूमिलिएट करने का या परेशान करने का नहीं छोड़ा। पर यहां पे हुआ क्या था, उस सारी स्थिति में जब अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बूम देना चाह रहा था, उसको उठाना चाह रहा था, और अमेरिका के ही अपने बासिंदों को बेवकूफ बना करके ये बोल रहा था कि भाई हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो फंडा है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसके लिए जो लगेगा सब करेंगे, और जिसकी वाट लगानी पड़ेगी हम लगा देंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं आपका मसीहा ट्रंप आपके बीच में आ चुका हूं। डॉलर की जो सुप्रीमेसी कह लीजिए, या कहिए कि जिस तरीके से हावी है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया पे, उसका बेजा इस्तेमाल किया गया, और उसे इस्तेमाल के करते हुए भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ इसलिए लगा दिया गया कि आप हमसे ट्रेड डील नहीं कर रहे। उसके बाद में पेनलाइज करते हुए, दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 25% एडिशनल टैरिफ इसलिए लगाया भारत पे कि आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हो। कुल मिलाकर के यूक्रेन को, उस मुद्दे को लेकर के पूरा बवाल मचा दिया। दुनिया के किसी देश को बख्शा नहीं गया, परेशान करने में कमी छोड़ी नहीं गई। उस समय पे भारत ने अलाइनमेंट दिखाया रशिया के साथ में। अब भारत ने जिस समय पे निर्णय लिया कि नहीं जी, अब हम अमेरिका से छूट करके रशिया की तरफ जाते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्या वो समय की मांग थी, या मजबूरी थी, या देश की सरकार का एक स्वतंत्र निर्णय था जो उन्होंने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के लिया था? मेरा अनुमान यह कहता है वो समय की मांग भी थी और भारत पे दबाव भी था, क्योंकि भारत के पास में तीसरा कोई विकल्प था ही नहीं। जिस तरीके से एक दौर तक यूएसएसआर का सपोर्ट भारत को रहा, बहुत जबरदस्त दोनों की बॉन्डिंग में हम चले, लेकिन धीरे धीरे जब से अमेरिका की तरफ झुकाव हमारा शुरू हुआ, रशिया से संबंधों में कुछ दूरियां जो थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रही थी। लेकिन रशिया ने भी हमें बैक बैक किया और जबरदस्त तरीके से साथ दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसी सपोर्ट को अपने साथ रखते हुए बड़ी मजबूती से चीजों पर टिके रहे, दबाव कम नहीं आए, हमने दबावों को झेला। अब साहब क्या होता है, हमारे मित्र रशिया ने जब मुलाकात करी ट्रंप के साथ में 15 अगस्त 2025 को अलास्का में, जो शांति समझौते के लिए ये बैठे, जहां पे यूक्रेन के मुद्दे को ये सुलझाना चाह रहे थे, उसके बाद में जब से अमेरिका के जेस्चर में ही पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। मानो अमेरिका के इस राष्ट्रपति को कोई ऐसा तिलिस्म कर दिया गया हो, कुछ ऐसा जादू कर दिया गया हो, सारे व्यवहार में परिवर्तन आ गए। जिस जगह पे अमेरिका के लिए रशिया सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक देश हुआ करता था, अब उसमें वो बात रही नहीं। जैसे ही अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन्होंने लॉन्च की, उसके अंदर यूरोप को एक खतरनाक देश, खतरनाक मतलब अब बताया गया कि आपके जो लोग वहां एंट्री कर रहे हैं वो अब ठीक नहीं है, और आप हमारे लिए यूजफुल अब नहीं है। रही सही के अंदर अमेरिका ने रशिया को एक दुश्मन श्रेणी से निकाल के, या एक खतरे के रूप में पहचान को हटा के न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। इन सब चीजों का प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका ने यूक्रेन का भी पल्ला झाड़ लिया। यूक्रेन को कहा कि भैया जाओ, तुम जिस हाल में जीते हो वैसे जियो, हमें अब तुमसे फर्क नहीं पड़ता। रशिया की ये विन विन सिचुएशन थी। दूसरी तरफ से अमेरिका पीछे लग गया यूरोप को कोलैप्स करने के। वो सारी घटनाएं आपको पता है कि हाल ही में यूरोप के देशों के साथ में अमेरिका ने क्या व्यवहार किया है। तो यूक्रेन का साथ छोड़ना, यूरोपियन नेशंस को लेके या यूरोप के देशों को लेके एक नकारात्मक रवैया अपना लेना, ग्रीनलैंड जैसे इस पूरे हिस्से को, जो कि डेनमार्क का संप्रभु हिस्सा है, उसको अपने कब्जे में लेने की बात करने से नाटो में भी फ्रैक्शन पैदा हो गया। ये सारी चीजें सकारात्मक रूप से बह रही हैं पुतिन की तरफ। पुतिन का मतलब यह है
कि वो एक मुलाकात में उस अपनी कौन सी यहां पे डिप्लोमेसी इन्होंने की, कौन सा कूटनीतिक हथियार इन्होंने आजमाया जिससे चीजें सेटल हो गई। जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि कोई भी चीज सीधी सीधी नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार जो होता है वो राष्ट्रीय हित होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट से हटके घटके और बढ़ के कोई कुछ नहीं सोचता, ना कुछ देखा जाता है। और राष्ट्रीय हित जो होते हैं वो समय के साथ में परिवर्तनशील भी होते हैं, और उस परिवर्तनशील राष्ट्रीय हितों का एक झलक हमें जो है वो इस दौर में देखने को मिली। तो ऐसे मौके पे यदि हम भारत की बात कर लें, तो भारत का रशिया के साथ में जुड़ करके चलना और अमेरिका के उस फ्रैक्शन को झेलते झेलते एक न्यूट्रलाइज कंडीशन क्रिएट करना, क्योंकि अब अमेरिका भी रशिया से उतना रिज नहीं रख रहा है। अब इस ऐसी स्थिति में भारत को निश्चित रूप से फायदा हुआ। तो अब होता क्या है कि जो इन्होंने एक्शन लिए, इनको ये रियलाइज हो गया कि यार हम दुनिया के अंदर जो मागा लेके चले थे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था, क्या हम मेक अमेरिका अलोन अगेन की तरफ तो नहीं चल रहे? ये ग्रेट से रिग्रेट तक का सफर हमारा ना हो जाए। और उनकी जो सबसे पहली नजर पड़ी वो पड़ी क्वाड के ऊपर। ये क्वाड क्या है? क्वाड ये वो संगठन है जिसमें 4 देश होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है कि इंडो पैसिफिक में जो चाइना है, इंडो पैसिफिक में जो यहां पे चाइना है, चाइना को कंट्रोल करना। अब इन देशों में जो सबसे मजबूत देश अमेरिका को नजर आता है यहां, वो भारत है। और वो भारत की किसी भी स्थिति के अंदर इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को खोना नहीं चाहता। इस पूरे दौर में वो भारत की जो रेजिस्टेंस की पावर है वो भी देख चुका है कि सरकार का जो एक अड़ियल रवैया रहा, नहीं झुके तो नहीं झुके, अपनी शर्तों को जो काम करना था वो किया, भले ही हमने टैरिफ ही क्यों ना झेला हो। तो अब क्या है, अमेरिका ने अपना झुकाव दिखाना शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, व्यापारी अपने लाभ से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। व्यापारी आपकी शर्तों पे आ जाएगा, थोड़ा सा नेगोशिएशन की पावर हमें रखनी होती है। आप इस बात में क्या सोचते हैं जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। अब इसका प्रभाव देखिए, यहां पे आपको पता होगा एक पैक्स सिलिका करके एक संगठन बनाने की बात हुई थी। पैक्स सिलिका में भारत को पहले शामिल नहीं किया गया था, तो भारत में भी विपक्षी दलों ने इस बात को हाईलाइट किया था कि लीजिए जी, आप अपने आप को एक टेक्निकल सेक्टर में बड़ा सुपर पावर कह रहे हैं, आप सेमीकंडक्टर्स के को देख रहे हैं कि भाई हम ही फ्यूचर है दुनिया के अंदर, आप एआई में लीड करना चाह रहे हैं, और अमेरिका के इस इनिशिएटिव में आपको शामिल नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही सर्जियो गौर, जो नए एम्बेसडर, नए राजदूत अमेरिका के भारत में आते हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि साहब अब जो है पूर्णकालिक मेंबर भारत पैक्स सिलिका का बनेगा। अब पैक्स सिलिका में एंट्री का होना ये भी भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन, एक सकारात्मक खबर आ गई। अब थोड़ा आइए एक उस मुद्दे के ऊपर जो वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। कारण क्या है कि भूमिका को समझे बिना हम नए कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। आपको पता होगा कि वेनेजुएला के ऊपर जो कब्जा, एक अवैध कब्जा अमेरिका ने किया है, उसका मूल उद्देश्य वहां के उस रिच, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो वहां के अकूत भंडार हैं क्रूड ऑयल के, उनकी लूटमार करना है। ये साहब अपने देश के लिए सोच रहे हैं कि हम यहां से पेट्रोलियम लेंगे, दुनिया को बेचेंगे। अब यहां होता क्या है, खबर देखो जो रीसेंट बनी है। यूएस ऑफर्स वेनेजुएलन ऑयल टू इंडिया एज रशिया क्रूड इंपोर्ट्स फॉल। थोड़ा सा समझिएगा, मतलब ये हो रहा है कि अमेरिका भारत को ऑफर दे रहा है कि जी हम आपको वेनेजुएला का ऑयल आपको ऑफर करते हैं। यानी वेनेजुएला एक सेपरेट नेशन, इंडिया एक सेपरेट नेशन, अमेरिका एक थर्ड पर्सन। यानी एक अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के बिहाफ पे भारत को ऑफर कर रहा है। किस कंडीशन में? जबकि रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है वो घटा है। तो क्या वाकई में एक उस दौर में जब हमने लड़ाई लड़ी थी कि नहीं जी हम हर स्थिति के अंदर पेट्रोलियम लेंगे और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करेंगे, क्या भारत ने अमेरिकी दबाव को स्वीकार कर लिया है? ऐसी ही खबर आपको देखने को मिलेगी इंडियन एक्सप्रेस में। यूएस ऑफर्स वेनेजुएलन ऑयल टू इंडिया टू कट रशियन क्रूड इंपोर्ट्स। कुल मिलाकर के भारत क्या उस दबाव में आ चुका है और फिर से उसी स्थिति की जो तरफ अपना मुंह कर लिया है जो कुछ समय पहले तक हुआ करती थी। खबर देखा जाए, आउटलुक बिजनेस इसको कवर करता है, यूएस पिचेस वेनेजुएलन ऑयल टू इंडिया एज रशियन इंपोर्ट्स फॉल, हियर इज व्हाई। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है जी। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है इंडिया टू बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला इंस्टेड ऑफ रशिया। क्या अब हम रशिया को छोड़ के वेनेजुएला से ऑयल लेंगे? यूएस पिच टू काउंटर 25% टैरिफ। यहां पे एक बात है विशेष जो यहां पे आपको दिखेगी। देखिए सर, अकॉर्डिंग टू सोर्स कोटेड बाय रॉयटर्स, में रॉयटर्स एक अच्छा बड़ा नामी फेमस प्लेटफॉर्म है यूएस का मीडिया हाउस, उसने इस डेटा को दिया है। वो कहता है इंडिया इज नाउ ऑन ट्रैक टू कट रशियन क्रूड इंपोर्ट्स बाय सेवरल 100,000 बैरल पर डे इन द कमिंग मंथ्स। यानी घट रहा है।
ये बात इन लोगों ने कही है, इसी को इंडिया टुडे ने भी कवर किया है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को उठा के ले जाया गया है, वो वहां पे कोर्ट के अंदर बेचारे अपनी पेशी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला कह देते हैं। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के अंदर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां पे बनी है महिला, जो ऑलरेडी धमकाई जा चुकी हैं ट्रंप की तरफ से, उन्होंने साहब एक ऐसा निर्णय लिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया। मोदी जी के पास में जब फोन आया इनका, तो मीडिया को इसको कवर करना ही था। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति ने घुमाया पीएम मोदी को फोन, दोस्ती मजबूत, यानी मोदी जी की तरफ से सकारात्मक जो इस बात को बताया गया। खबर को थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इसका विश्लेषण में उतरेंगे। लिखा है, पीएम मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से फोन पर की बात, अमेरिकी दबाव के बीच किन मुद्दों पर बनी सहमति। पहले इस बात को समझिएगा, ये फोन भारत की तरफ से वेनेजुएला को नहीं गया है। वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति हैं डेल्सी रॉड्रिगेज, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की। इस बात को ठप्पा लगाया मोदी जी ने खुद ने अपने फेसबुक पे, वहां पे पोस्ट किया गया मोदी जी की तरफ से, 20 घंटे पहले की पोस्ट है। Spoke with acting president of Venezuela, Mrs. Delcy Rodriguez. We agreed to further deepen and expand our bilateral partnership in all areas with a shared vision of taking India-Venezuela relations to new heights in the years ahead. आने वाले समय में हमारी दोस्ती को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बात ये समझिएगा कि जिस समय तक अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे वेनेजुएला पे, उसके पहले तक वेनेजुएला भारत को ऑयल सप्लाई करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश हुआ करता था। लेकिन बदली हुई स्थितियों ने सब चीजें पलट के रख दी। अमेरिका को इस बात का आभास अच्छे से है कि भैया एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, तो लूटमार करने में जाता ही क्या है। वहां के राष्ट्रपति को किसी भी बहाने से, आप देखिए जो बात मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों के साथ में इन्होंने किया, वैसा ही यहां किया। ऑयल के चक्कर में वहां के राष्ट्रपति को उठाया गया डिटेन करके अपने घर में, और दूसरी तरफ यहां के वेनेजुएलन ऑयल, जो कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी का हिस्सा है, वहां से लिखा एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा खांसी से आज परेशानी आपको हो सकती है। लिखा है, वेनेजुएला टू ट्रांसफर 50 मिलियन ऑफ ऑयल बैरल्स टू यूएस। 50 मिलियन बैरल ऑयल हम लेके चले जाएंगे। अब थोड़ा एक बात समझिएगा, जो 50 मिलियन बैरल की खबर है, ये 50 मिलियन बैरल कोई सरल नहीं है, कोई कम आंकड़ा नहीं होता है। तो एक बैरल क्रूड ऑयल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने, किस मात्रा में बन सकते हैं, उनकी इंडियन रुपीस में मार्केट वैल्यू क्या होगी, सवाल स्वाभाविक है। पहले भी इसके बारे में मैंने बात की थी। आप समझिए, एक बैरल क्रूड ऑयल में 159 लीटर ऑयल होता है। एग्जैक्ट नंबर होता है 158.98 लीटर, ठीक है। लगभग हम इसको 159 लीटर क्रूड ऑयल मानते हैं एक बैरल में। अब 50 मिलियन यानी 50 लाख बैरल है, तो उससे अनुमान ये लगाया कि यदि एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल है, तो उससे क्या क्या बनेगा। पेट्रोल बनेगा अप्रॉक्स 73 लीटर, डीजल बनेगा 36 लीटर, जेट फ्यूल, नेफ्था, लुब्रिकेंट और बाकी एलपीजी, बिटुमिनस और ये सब चीजें वहां पे तैयार होंगी। तो साहब इसको अगर इंडियन प्राइस में दिल्ली की रेट को हम ले लें, एवरेज रेट ले लें, तो कितने का बनेगा। तो सर एक जो बैरल की कीमत लगभग 15,000, तो ये कितना हो गया सर, मतलब 7,500 करोड़ का माल वहां से इन्होंने चुरा लिया। अब ये माल महाराज ये शिफ्ट करने जा रहे हैं कहां, इंडिया में। इंडिया का मार्केट उसके लिए ओपन है। आप खबर देखो सर, खबर यहां उस गहराई तक पहुंच चुकी है जो आपके लिए जरूरी है। लिखा क्या है कि रूस से तेल आयात में गिरावट आने के कारण भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता ला रहा है। यह बात ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने कही है। तो यह बात पे ठप्पा लगता है कि भारत अपने ऑयल इंपोर्ट्स को रशिया से अब कम कर रहा है, और रशिया से कम कर रहा है तो उसके बेनिफिट्स भारत को मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका अब दूसरे रास्ते भारत के लिए खोलेगा। तो क्या यह पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब जरा देखो सर, जनवरी में इंपोर्ट जो था वो लगभग 12 लाख बीपीडी, ये बीपीडी का मतलब होता है बैरल पर डे, 12 लाख बैरल पर डे हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे जनवरी में। फरवरी में इट रिड्यूस टू 10 लाख बीपीडी, और मार्च में ये 8 लाख बीपीडी होने का अनुमान जो है इसका लगाया गया है कि ये घटेगा। 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख, इस स्पीड के अंदर इसको और डाउन किया जाएगा। तो ये जो कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन के साथ साथ में ही भारत का और ईयू का जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है,
इसने भी अमेरिका को कशमकश में डाल दिया है। अब यहां पे भारत और ईयू का ये ट्रेड डील होने से रशिया को बेनिफिट है, न कि रशिया को नुकसान। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए खालीपन जैसा है, क्योंकि वो भारत से बहुत उम्मीदें लिए था। तो अगर इन सारी बातों को हम सम अप करें तो एक ही नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है कि भाई क्या ऐसी स्थिति में जब हमने ऑयल इंपोर्ट घटा दिया रशिया से, तो क्या रशिया का कोई नेगेटिव इंपैक्ट या रशिया की तरफ से कोई नकारात्मक बात भारत के लिए आएगी क्या? आप एक खबर ये देखो कि जिस तरीके से भारत का एफटीए होना, रशिया के साथ के उस न्यूट्रलाइज रिलेशन में अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमने इंपोर्ट्स को कम किया, यहां से खबरें आने लगी कि लीजिए साहब हम आपका 25% का जो एडिशनल टैरिफ, जो पेनलाइज टैरिफ है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने का, उसको हम हटा देंगे। तो कितनी सारी विन विन सिचुएशन में भारत घूम रहा है। अब ऐसी स्थिति में सवाल क्या खड़ा होता है, जरा देखिएगा। ये खबर द हिंदू की है, 13 जनवरी 2026 की है। इंडिया फॉल्स टू थर्ड पोजीशन इन रशियन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स इन दिसंबर। इंडिया सेकंड नंबर पे हुआ करता था, चाइना के बाद में भारत होता था, भारत थर्ड नंबर पे आ चुका है। तो यहां पे ठप्पा दूसरा भी है कि जी पेट्रोलियम हम कम ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रशिया का रिएक्शन क्या होगा? भारत के अंदर बहुत सारे, मैंने पैनल पे जब इसको डिस्कशन को सुना तो ये कहा जा रहा था कि भारत और रशिया के संबंधों में खरास पैदा हो जाएगी। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि भारत और रूस के संबंध कोई क्षणिक नहीं है, यहां पे किसी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला नहीं है। रीजन ये है कि जिस समय पे 2022 के पहले या स्पेशली कहिए 2019 के पहले जब वेनेजुएला से भी ऑयल भारत में आया करता था, तब जिस मात्रा में हम तेल ले रहे थे, तो क्या भारत और रूस के संबंध खराब थे? और बदलते हुए इक्वेशन में जिस तरीके से अमेरिका का वो बिहेवियर यूरोप को अकेला छोड़ने की कंडीशन में चला गया है, नेटो के उस विस्तार को कमजोर कर दिया है, तो क्या वो रशिया की जीत नहीं है? बदलते हुए समीकरणों में सर कीमत दी जाती है और कीमत ली जाती है। हर जगह हर स्थिति में सिर्फ फायदा नहीं देखा जाता। भारत के लिए तो ये 360 डिग्री का बेनिफिट है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अमेरिका से भी संबंधों में न्यूट्रलिटी आई है। कारण यह है कि यदि भारत अमेरिका से संबंधों को न्यूट्रलाइज नहीं करता है या समय के साथ में प्रभाव नहीं पड़ता है, और कल को यदि भारत और चीन के बीच में किसी प्रकार के कोई नकारात्मक कार्रवाइयां या नकारात्मक परिस्थितियां देखने को मिलती है, इतिहास साक्षी है इस बात का कि रशिया ने बाकी मुद्दों पे भारत का कहां साथ दिया है वो तो प्रमाणित है, लेकिन चाइना के मुद्दे पे इन्होंने भारत का साथ नहीं दिया। तो भारत को चाइना को भी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता है और दुनिया के देश देख रहे हैं भारत की इस गजब डिप्लोमेसी को। मैं कल वाले वीडियो में एक बात बोल रहा था कि एक समय तक लगता था कि भारत अभी डिफेंसिव खेलने लगा है, लेकिन वो डिफेंसिव होता क्या है, जैसे जब जड़ों का विस्तार हो रहा होता है तो पौधे की ग्रोथ या पौधे की वृद्धि नजर नहीं आती, लेकिन जड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वो जब दर्शन देने लगता है तो प्रमाण आपके सामने आते हैं। इस वॉलेटाइल मार्केट में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में हलचल मची है, भारत में 7% की ग्रोथ के प्रेडिक्शंस आए हैं, जब दुनिया के अंदर सोना और चांदी तबाही मचा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। कुछ लोगों के मुंह से एक बात निकलेगी, जी डॉलर तो 92 रुपए के आसपास चला गया, उसके ऊपर क्या बात होगी? 92 जाने के बाद में कितनी हलचल आप बाजार में देख रहे हैं, कितनी लोगों की क्रय क्षमता के अंदर कमी आपको नजर आई है, लोगों की क्रय क्षमता, परचेसिंग पावर बढ़ी है न कि घटी है। तो कुछ प्रमाणों को स्वीकार करके चलना पड़ेगा और भारत के आरबीआई और वित्त मंत्रालय की कुशल नीतियों ने भारत को उस मोर्चे पे भी संतुष्ट किया है। अब यहां पे विषय जो है वो समअप इस मौके पे आके होता है कि जिस तरीके से ट्रंप ने एक C5 का नारा दिया था, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना, जापान और यूएस होने वाले थे, दुनिया का ये नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपनी दिशा में आगे बढ़ चुका है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है और क्या ये बात प्रमाणित होती है? आपके कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा आपके इन कमेंट्स का। और सेशन यदि पसंद आया है तो हौसला जरूर बढ़ाइएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हां, अब हम आपको इसी चैनल पे कुछ नेशनल इश्यूज पे भी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। कल से कोशिश ये होगी कि दिन में 2 वीडियोस पर डे आपको हम इस चैनल पे दें, तो जरूर से देखिएगा। नोटिफिकेशन जब मिले तो उसको ऑन करके वीडियो को पूरा देखें, जिससे हमें भी थोड़ी ग्रोथ चैनल को करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।